तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफिकेशन जो है ये कब होगा? ड्यूरिंग oogenesis। तो oogenesis में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको डॉर्सल एक्सिस किसको बनाना है और वेंट्रल किसको बनाना है। ठीक है, अब देखो कि ये जो ऊ साइट है इसमें न्यूक्लियस आपका कौन से साइड पे दिख रहा है आपको? जो ब्लू न्यूक्लियस है कौन से सेल का? अपने ऊ साइड का। अपन नर्व सेल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एग सेल की। जो हमारा ऊ साइट है इसका न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है आपको, बराबर। अब न्यूक्लियस कौन से पोर्शन में है? तो ये आपके अपर पोर्शन में, जो आपका डॉर्सल में कन्वर्ट होगा, और जो नीचे वाला है ये वेंट्रल में कन्वर्ट होगा। बट ऐसा क्यों होता है? तो इसको अगर अपन फोकस करते तो इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ये oocyte है, और oocyte इज प्रोटेक्टेड बाय द फॉलिकुलर सेल, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के साथ साथ डॉर्सल साइड पे गर्कन एमआरएनए को भी स्टोर किया जाता है। गर्कन एमआरएनए जो है ये आपके डॉर्सल साइड पे है। तो गर्कन एमआरएनए क्या करेगा? गर्कन प्रोटीन बनाएगा। गर्कन प्रोटीन जो है ये किसके साथ में बाइंड होगा? तो गर्कन प्रोटीन इज बाइंड विद द टोरपेडो रिसेप्टर। टोरपेडो रिसेप्टर ऑरेंज में दिया है आपको, तो ये टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। टोरपेडो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद सिग्नलिंग होगी। सिग्नलिंग जो है ये सिग्नलिंग आपके पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। तो जिसमें गर्कन एमआरएनए का सिग्नल, गर्कन प्रोटीन का सिग्नलिंग हो गया, उसमें पाइप प्रोटीन इनिबिट हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि गर्कन बाइंड विद दी टोरपेडो, और टोरपेडो का सिग्नलिंग जो है ये इनिबिट करता है किसको? पाइप प्रोटीन के सिंथेसिस को। यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है कि जहां पे आपके पास में गर्कन एमआरएनए नहीं है, गर्कन एमआरएनए कहां पे नहीं है? तो गर्कन एमआरएनए इस पोर्शन में नहीं है, मतलब वेंट्रल साइड में नहीं है, बराबर। बराबर है क्या? हाँ। तो गर्कन एमआरएनए आपका वेंट्रल पोर्शन में नहीं है, तो मतलब यहाँ पे गर्कन प्रोटीन भी नहीं बनेगा। गर्कन प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो आपका टोरपेडो रिसेप्टर ये एक्टिवेट नहीं होगा। टोरपेडो रिसेप्टर अगर एक्टिवेट नहीं होता तो यहाँ पे पाइप का सिंथेसिस भी इनिबिट नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके वेंट्रल साइड पे पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस हो चुका है। यहां तक किसी को अगर डिफिकल्टी है तो बता दो। यहां तक ठीक है? सर जो हमने फर्स्ट पढ़ा वो डॉर्सल साइड में हो रहा था ना? वो ये अपन सिग्नलिंग डॉर्सल वेंट्रल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब ये डॉर्सल वेंट्रल का डिसीजन कैसे हो रहा है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो जो आपका अपर वाला साइड है, मतलब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ना कि डॉर्सल कौन सा है। जो अपर वाला साइड हाँ। है जो डॉर्सल में कन्वर्ट होगा आगे चल के, वहां पे क्या हो रहा है? तो वहां पे गर्कन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, एंड गर्कन सिग्नलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डॉर्सल फेट। जहां पे गर्कन का सिग्नलिंग नहीं हो रहा है वहां पे वो वेंट्रल फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ। हाँ ठीक है। तो पाइप का सिंथेसिस इनिबिट होगा कहाँ पे? जहां पे गर्कन सिग्नलिंग हो रही है, मतलब डॉर्सल साइड पे। और वेंट्रल साइड जो है यहाँ पे आपका गर्कन सिग्नल नहीं है, तो पाइप का सिंथेसिस हो गया। पाइप सिंथेसिस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अभी हमें ये वाले पोर्शन को फोकस करना है कि पाइप प्रोटीन का फिर आगे चल के सिग्नलिंग कैसे होता है। तो पाइप जो है ये स्पेसिफिक फैक्टर्स के साथ में बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद यहाँ पे एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होता है, ठीक है।
एक्स का नाम लिख लो यहाँ पे, वाइंड ब्यूटल। एक्स का नाम लिख लो, वाइंड ब्यूटल। ठीक है, वाइंड ब्यूटल जो प्रोटीन है ये पाइप के साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा आपका नूडल। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है या ऊप्लाज्म बोल सकते हो आप, किसका, ऊसाइट का। ठीक है, ये आपका एग मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियस जो अपन ने डॉर्सल साइड पे बताया है, ये प्री विटेलाइन स्पेस है। ठीक है, और प्री विटेलाइन स्पेस के नीचे होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है उसके नीचे होता है आपका कौन सा सेल, फॉलिकल सेल का मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या यहां तक? ऐसे ही पढ़ा था ना एक। हाँ सर। अब देखो कि वाइंड ब्यूटल के साथ पाइप जब इंटरेक्ट करता है तो नूडल जो है ये क्या करेगा, इसका प्रोटीलिटिक क्लीवेज करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा। पाइप वाइंड ब्यूटल कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के बाद फैक्टर एक्स, पाइप कॉम्प्लेक्स और न्यूडल ये तीनों मिलके जो कॉम्प्लेक्स बना रहे वो आपके गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव का क्लीवेज करते हैं। तो ये जो भी अपना सिग्नलिंग अपन पढ़ रहे हैं ये प्रोटीलिटिक क्लीवेज वाला सिग्नलिंग है। ठीक है, जैसे कैस्पेज पाथवे में होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स मिलके आपके गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव को क्लीव करेगा। गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव अगर आपका क्लीव हो गया तो इसका फ्रैगमेंट क्लीव करेगा किसको, स्नेक को। स्नेक किसको करेगा, ईस्टर को। ईस्टर किसको करेगा, स्पेजल को। और स्पेजल से जो भी आपका पेप्टाइड जनरेट हो रहा है इट इज लिगैंड फॉर द टोल रिसेप्टर। ठीक है क्या यहां तक? तो सिग्नल यहां पे याद कैसे रखोगे ये सीक्वेंस, जीएस ईएस। जीएस मतलब गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव, स्नेक, ईस्टर, स्पेजल। ठीक है, और उसके बाद में स्पेजल से जो आपका निकलेगा पेप्टाइड इज बाइंड विद द टोल रिसेप्टर। टोल रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद इसके साइटोसोलिक साइड पे पेले एंड ट्यूब ये दो प्रोटीन्स होते हैं। पेले एंड ट्यूब जो है इनका काम होता है कैक्टस का डिग्रेडेशन करना। तो नॉर्मली कैक्टस जो है ये डॉर्सल प्रोटीन के साथ में साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये एग का ऊप्लाज्म है, ये एग का न्यूक्लियस है जिसके अंदर में ये आपका क्रोमोसोम पड़ा रहेगा। ठीक है, सिग्नलिंग आपकी यहां से हो रही है। तो ये आपका टोल रिसेप्टर। ठीक है, टोल रिसेप्टर से सिग्नलिंग हो गया तो इसने एक्टिवेट किया पेले एंड ट्यूब को। पेले एंड ट्यूब जो है ये क्या करते हैं आपके, ये आपका डॉर्सल प्रोटीन है जिसके साथ होता है कैक्टस। तो ये आपका कैक्टस प्रोटीन और ये आपका डॉर्सल प्रोटीन। ठीक है, अब
जैसे अपन ने पढ़ा था किसका, P53 एंड E2F का, उसमें क्या होता है, P53 एंड E2F में क्या पढ़ा था अपन ने? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतनी लेट आ रही है आवाज? नहीं सर, बराबर आ रही है आवाज। देखो, ये आरबी था, ये E2F था। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, आरबी का जब अपन फॉस्फोरिलेशन करते हैं तो ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, और फिर E2F फ्री अगर हो गया है तो E2F जाता कहाँ पे, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाने के बाद में एक्सप्रेशन करता पर्टिकुलर जीन का, मतलब आपके साइक्लिन सीडीके का, है ना? ये ऐसे ही पढ़ा था अपन ने। तो सेम आपका ये है, जो पहले होता है वो सीरिन थ्रेओनीन काइनेज होता है, ठीक है? ये क्या करता है, कैक्टस जो है इसका फॉस्फोरिलेशन करता है, डॉर्सल सेपरेट हो गया। डॉर्सल जो है ये सेपरेट होने के बाद डॉर्सल एंटर करेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ठीक है? और डॉर्सल एंटर करता है न्यूक्लियस में तो ये वेंट्रल स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन करता है। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रोटीन आपका डॉर्सल नाम का है वो वेंट्रल सेल के स्पेसिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है? भले उसका नाम डॉर्सल दिया है बट वो वेंट्रल का सिग्नलिंग करता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो कैक्टस आपका डिसोसिएट होने के बाद में आपका जो डॉर्सल है वो एंटर करेगा न्यूक्लियस में और पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा। अब देखो जीन का एक्सप्रेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपना जो डॉर्सल साइट था वहां पे गर्कन एमआरएनए था, इसलिए वहां पे तो सिग्नलिंग नहीं होगी। सिग्नलिंग कहाँ पे हो रही है, तो सिग्नलिंग हो रही है वेंट्रल साइड पे। क्यों? क्योंकि वहां पे गर्कन एमआरएनए नहीं है। डॉर्सल पे गर्कन एमआरएनए है, ये यहाँ पे गर्कन है, ठीक है? तो गर्कन है मतलब सिग्नलिंग टोरपेडो की अपोजिट होगी। साइड। टोरपेडो की सिग्नलिंग होगी तो पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पे गर्कन एमआरएनए नहीं है, नहीं है मतलब पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस सिंथेसिस होगा। होगा, है ना? तो पाइप हाँ। सिंथेसिस होगा, पाइप का सिंथेसिस होगा तो सिग्नलिंग होगा। सिग्नलिंग होगा तो फाइनली सीक्वेंस ऑफ पाथवे से आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, आपके पास जनरेट हो जाएगा टोल का सिग्नलिंग, ठीक है? तो टोल रिसेप्टर का सिग्नलिंग हो जाएगा। टोल रिसेप्टर का सिग्नलिंग अगर होता है तो जो आपका पेलियन ट्यूब है ये कैक्टस को डिग्रेड करेंगे और फाइनली डॉर्सल फ्री हो गया, मतलब एक्टिव हो गया। और डॉर्सल फिर एंटर करेगा कहाँ पे, जो वेंट्रल वाले सेल है उनके न्यूक्लियस में। चलो क्लियर है ये यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे जैसे हाँ आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे डॉर्सल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा? डॉर्सल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कम कम होते जाएगा। क्यों बढ़ेगा। कम होते जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपन तो वैसे वैसे आपको गर्कन का वहां पे कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, तो वहां पे सिग्नलिंग बंद की जाती है।
है ना। तो जैसे से अपन डॉर्सल को, जैसे से अपन वेंट्रल टू डॉर्सल पोर्शन की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका जो डॉर्सल प्रोटीन है इसका ग्रेडियंट कम होते जाएगा। ठीक है यहां तक। हाँ हाँ सर। सर। उसके बाद नेक्स्ट, तो अपन बात करते हैं कि वेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस में आपका डॉर्सल प्रोटीन एंटर करता है उसके साथ होता क्या है। तो डॉर्सल प्रोटीन क्या करता है, पहले ट्विस्ट जीन के रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड हो जाता है। ये आपका डॉर्सल बाइंडिंग साइट है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, DBS, मतलब डॉर्सल बाइंडिंग साइट। ये लो एफिनिटी वाले डॉर्सल बाइंडिंग साइट होते हैं, मतलब लो एफिनिटी है, मतलब डॉर्सल का कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए आपको, ज्यादा ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। है ना। तो ये देखो, ये अपन एक चेम्बर ले रहे हैं। ये चेम्बर में क्या हो रहा है कि ये अलग अलग कंपार्टमेंट कर दिए अपन ने। सबसे नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, बराबर। और सबसे ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, बीच में इंटरमीडिएट है। ये किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, डॉर्सल की। ठीक है। इसकी अगर अपन बात करते तो इसमें ट्विस्ट का एक्सप्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि डॉर्सल ज्यादा है सबसे नीचे। ट्विस्ट का एक्सप्रेशन होगा क्योंकि इसके पास भले ही लो एफिनिटी डॉर्सल बाइंडिंग साइट है, फिर भी यहाँ पे एक्सप्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉर्सल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बट ऊपर की अगर अपन बात करते तो ऊपर आपका नो ट्विस्ट एक्सप्रेशन होगा। क्यों ट्विस्ट का एक्सप्रेशन क्यों नहीं होगा सबसे ऊपर, क्योंकि वहां पे लो एफिनिटी डॉर्सल बाइंडिंग साइट अगर है तो कम कॉन्सेंट्रेशन में आपका डॉर्सल वहां पे बाइंड नहीं हो सकता। क्लियर है क्या ये। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे कि ट्विस्ट का एक्सप्रेशन सिर्फ सबसे नीचे वाले सेल में होगा। ट्विस्ट अगर एक्सप्रेस होता है तो ट्विस्ट प्रोटीन एक्सप्रेस होने के बाद बाइंड करता है नेक्स्ट जीन के साथ, दैट इज स्नेल जीन। ठीक है क्या। हाँ सर। स्नेल जीन के साथ अगर यहाँ पे बाइंडिंग होती है डॉर्सल और ट्विस्ट दोनों की, तो ट्विस्ट कहाँ पे है, सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में। सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में अगर ट्विस्ट है तो वहां पे आपका स्नेल भी एक्सप्रेस होगा। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे आपका स्नेल भी एक्सप्रेस हो गया। स्नेल, डॉर्सल एंड ट्विस्ट, ये तीनों पे जाके बाइंड होते हैं रोम्बॉइड जीन के साथ। ठीक है। रोम्बॉइड जीन के साथ में जाके अगर ये बाइंड होता है तो ये रोम्बॉइड जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है। मतलब सबसे नीचे आपका जो रोम्बॉइड है इसका एक्सप्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। चलो ये क्लियर हो गया। ये क्लियर होगा क्या। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं अभी लैटरल सेल फेट की। लैटरल सेल का मतलब क्या, तो जैसे ये आपका एम्ब्रियो है, ये अपन कहां से देख रहे थे, ऊपर से देख रहे हैं। तो ये आपका डॉर्सल पोर्शन है और इसके नीचे क्या रहेगा, वेंट्रल पोर्शन, ऊपर से देख रहे हैं अपन। ठीक है। ये एंटेरियर है, ये पोस्टेरियर है। डॉर्सल और वेंट्रल जहां पे है वहां पे एक मार्जिन होता है, बाउंड्री जिसको बोलते हैं अपन डॉर्सल और वेंट्रल की। इमेजिन कर सकते क्या। हाँ सर। ये जो है ये डॉर्सल और वेंट्रल का बाउंड्री है, इसको क्या बोलेंगे अपन, लैटरल से। ठीक है यहां तक। हाँ सर।
अब लैटरल सेल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है देखो, ट्विस्ट जीन लैटरल सेल कहां पे, जहां पे डॉर्सल का ग्रेडियंट सबसे कम, मतलब अपर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ठीक अपर है। कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेशन कम है डॉर्सल का, तो ट्विस्ट जीन का एक्सप्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लो एफिनिटी वाले डॉर्सल बाइंडिंग साइट है यहाँ, जी तो ट्विस्ट का ठीक। एक्सप्रेशन नहीं होगा। ट्विस्ट एक्सप्रेस नहीं होगा तो ट्विस्ट और डॉर्सल ये दोनों मिलके किसका एक्सप्रेशन करते हैं, स्नेल का। तो यहाँ पे तो ट्विस्ट ही नहीं है और डॉर्सल का लो एफिनिटी साइड है, तो ये एक्सप्रेशन कर पाएगा क्या, नहीं। अब ट्विस्ट भी नहीं है, स्नेल भी नहीं है और डॉर्सल भी नहीं है, तो अब ये आपके रोम्बॉइड के एक्सप्रेशन को इनिबिट नहीं कर सकते। आपका जो रोम्बॉइड है यहाँ पे एक और बाइंडिंग साइट होता है डॉर्सल के लिए, जो है हाई एफिनिटी डॉर्सल बाइंडिंग साइट। अब देखो हाई एफिनिटी बोला है, हाई एफिनिटी मतलब डॉर्सल का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है, डॉर्सल का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो भी ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। क्लियर है क्या ये। हाँ सर। अब ये जो लैटरल लाइन है यहाँ पे डॉर्सल का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो जहां पे हाई एफिनिटी साइट आ गया वहां पे जाके वो बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे स्नेल एंड ट्विस्ट का बाइंडिंग नहीं हुआ था, तो अब ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ में मिलके जीन के एक्सप्रेशन को ऑन कर देता है। तो रोम्बॉइड जीन जो है ये एक्सप्रेस हो गया कहाँ पे, लैटरल लाइन में, सिर्फ कहाँ पे, लैटरल लाइन में, जहां पे ट्विस्ट एंड स्नेल का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, इसलिए डॉर्सल अलग दिखता है, लैटरल बाउंड्री अलग दिखती है और वेंट्रल आपको अलग दिखता है। क्लियर हो गया कि ये। हाँ हाँ सर। सर। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट हाँ सर। आपका जो सबसे लास्ट वाला जीन है, सबसे लास्ट वाला जीन कौन सा बोला था अपन ने, होम्योटिक जीन। तो हाँ पहले होम्योटिक बहुत। मैटरनल मैटर। इफेक्ट, मैटरनल इफेक्ट किसको एक्टिवेट करता है, कैप जीन्स। सेगमेंटेशन में, गैप जीन को, गैप जीन एक्टिवेट करता है पेयर रूल्ड को, पेयर रूल्ड एक्टिवेट करता है सेगमेंट पोलैरिटी पोलैरिटी, है ना। और ये जो आपके जीन का एक्सप्रेशन हो गया अभी, तो उसके बाद में फिर आपका जीन एक्सप्रेशन होगा किसका, होम्योटिक। होम्योटिक जीन का। ठीक है यहां तक। ठीक है। अब देखो कि जो अपन ने डॉर्सल वेंट्रल साइड जो पढ़ा है, ठीक है, डॉर्सल में आपका गर्कन होता है इसलिए वो डॉर्सल बनता है। वेंट्रल जो है यहाँ पे गर्कन नहीं होता, इसलिए वहां पे आपका टोल का सिग्नलिंग होता है और फाइनली वो वेंट्रल में कन्वर्ट होता है। तो कुछ प्रोटीन्स के यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल वेंट्रल साइड की अगर अपन बात करते तो यहाँ पे अलग जीन एक्सप्रेस होने चाहिए। लैटरल लाइन की अगर अपन बात करते तो यहाँ पे अलग जीन एक्सप्रेस होनी चाहिए। सॉरी एक मिनट है, ये अपना डॉर्सल। और वेंट्रल साइड की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अलग जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन सबसे पहले किसका दिखा, गर्कन होता है, गर्कन होता है इसलिए यहाँ पे पाइप नहीं होता। यहाँ पे गर्कन, वेंट्रल में गर्कन नहीं होता इसलिए यहाँ पे पाइप का एक्सप्रेशन मिला, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट पाइप का एक्सप्रेशन मिला, डॉर्सल प्रोटीन रिलीज हो गया, डॉर्सल प्रोटीन रिलीज हो गया तो यहाँ पे हमें ट्विस्ट का एक्सप्रेशन मिला, स्नेल का मिला, ठीक है।
तो यहाँ पे रोम्बॉइड का मिला, हाँ। वेंट्रल साइड पे अपने को रोम्बॉइड का नहीं मिला, नहीं। ठीक है क्या। उसके हाँ बाद सर। नेक्स्ट, अगर हम ये सारे प्रोटीन्स का अगर एक्सप्रेशन देखते हैं तो इट इज इंड्यूस बाय डॉर्सल प्रोटीन जो हाँ सर। न्यूक्लियस में एंटर करता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो इंड्यूस बाय डॉर्सल। डॉर्सल प्रोटीन, ठीक है यहां तक। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, जहां पे आपके पास डॉर्सल प्रोटीन नहीं होता वहां पे वेंट्रल स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो डॉर्सल जो है कौन से जीन का एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेगा, जो वेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो उसमें है डेका पेंटाप्लेजिक, ठीक है कि यहां तक। इनहिबिट करेंगे ना ये सर? हाँ इनहिबिट करेगा। इन हाँ। ठीक है, तो डेका पेंटाप्लेजिक ये जो है इसके एक्सप्रेशन को यहाँ पे इनहिबिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन वेंट्रल पोर्शन की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा एक्सप्रेस हो जाएगा आपका, डेका पेंटाप्लेजिक, ये रिस्पॉन्सिबल है वेंट्रल के लिए। वेंट्रल के लिए, इसलिए तो अपन उसको डॉर्सल में इनहिबिट कर रहे हैं ना। ठीक। डेका पेंटाप्लेजिक आपका वेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये क्या करेगा, डॉर्सल वाले जो प्रोटीन्स है उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रोम्बॉइड जो एक अपन ने डॉर्सल में ही पढ़ा था, बट ये मार्जिन होता है ना, तो इसका भी एक्सप्रेशन ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। ठीक। इसके अलावा डेका पेंटाप्लेजिक के अलावा और आपके पास में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे आपके पास ये ज़र्कन्यूल्ट, ZERKNULLT, टोलॉइड, ठीक है। तो ट्विस्ट एंड स्नेल मतलब डॉर्सल प्रोटीन सिग्नलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ ऑल these protein expression that involve in the ventral fate। तो जैसे टोलॉइड, डेका पेंटाप्लेजिक, ये इसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है अभी यहां तक। सर ठीक है। हाँ सर। चलो तो ये हो गया आपका डॉर्सल वेंट्रल फेट। सबसे लास्ट में अभी अपन पढ़ लेते होम्योटिक जीन का एक्सप्रेशन। और होम्योटिक जीन का जो एक्सप्रेशन है ये आपका इंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो होम्योटिक जीन की अगर अपन बात करेंगे तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होम्योटिक जीन में दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ड्रोसोफिला में, एक होता है इंटीरियर पे एंटेना पेडिया कॉम्प्लेक्स, और पोस्टेरियर पे होता है आपका बायथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ जीन है, याद रहेगा तो आपको इसको याद रखना है, या फिर सिर्फ आपने
एंटेनापेडिया एंड बायथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, इतना भी याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये पहला जो जीन है ये होता है लेबाइल, लेबियल जीन, ठीक है। उसके बाद में ये होता है आपका, एक मिनट, हाँ देखो, यहाँ पे आपके पास में जो दो कॉम्प्लेक्सेस है होम्योटिक जीन के। होम्योटिक जीन मतलब क्या, इसके पास में होता है एक पर्टिकुलर होम्यो बॉक्स, ठीक है। जैसे अपने पास एक जीन है, ये जीन है, तो जीन से एमआरएनए बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे, बीच में एक सीक्वेंस होता है, और ये एमआरएनए का जब अपन ट्रांसलेशन करेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन जो है इसके पास एक ऐसा डोमेन फॉर्म होता है जो डीएनए के साथ बाइंड हो सकता है, इसको बोला जाता है होम्योबॉक्स, ठीक है यहां तक। तो होम्योटिक जीन में जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, सभी के पास में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो होम्योबॉक्स फॉर्म करता है, और होम्योबॉक्स जो है ये नियर अबाउट 60 अमीनो एसिड से बना होता है। 60 अमीनो एसिड मतलब 180 न्यूक्लियोटाइड। 180 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कितने कोडॉन हो जाएंगे, वो 60 कोडॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो होम्यो बॉक्स है ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, डीएनए के साथ बाइंडिंग करता है और ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब देखो कि एंटेनापेडिया कॉम्प्लेक्स, बायथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे दो कॉम्प्लेक्सेस है, और ये जो दो कॉम्प्लेक्सेस है आपके पास में, ये अलग अलग जीन को कैरी कर रहे हैं। जैसे पहला लेबाइल हो गया, दूसरा डिफॉर्म हो गया, ठीक है, तीसरा सेक्सकॉम रिड्यूस हो गया, चौथा एंटेनापेडिया हो गया, अल्ट्राबाइथोरैक्स, एब्डोमिन ए, एब्डोमिन बी। तो ये अलग अलग जीन है। ये इसका नहीं लिखा, पी का प्रोबोसिस या प्रोबोसीपेडिया, ये जो आपका जीन है, तो ये अलग अलग जीन है आपके पास में, और ये अलग अलग जीन जो है अलग अलग पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं बता रहा हूं, आप वो जो पार्ट है वो लिखते जाओ। पहला लेबियल एंड डिफॉर्म, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हेड सेगमेंट के लिए। दूसरा सेक्स कॉम रिड्यूस एंड एंटेनापेडिया, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है थोरेसिक सेगमेंट के लिए। उसके बाद बायथोरेक्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है थर्ड थोरेसिक सेगमेंट एंड एब्डोमेन के लिए।
ठीक है, तो ये अपन ने हाँ थोरेसिक सेगमेंट, ये अपन ने हेड के लिए पढ़ा। ठीक है यहां तक। अब देखो सर। कि जो आपके पास में अलग अलग होम्योटिक जीन है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो इतना डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, पढ़कर भी वो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ इतना याद रखो कि आपका जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमिनेशन, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटरमिनेशन, और उसके बाद में जो मैंने ये 3 पॉइंट लिख के दिए आपको, लेबाइल एंड डिफॉर्म, ये जो है ये हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्स फॉर्म रिड्यूस जो है, और एंटेनापेडिया ये थोरेसिक सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद में जो आपका अल्ट्राबायोथोरैक्स है, ये थर्ड थोरेसिक सेगमेंट एंड एब्डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, मतलब ये बायोथोरेसिक कॉम्प्लेक्स जो है ये वाला, तो इसमें जो जीन्स है, तो ये अल्ट्राबायोथोरैक्स क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये थर्ड थोरेसिक सेगमेंट में इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद में इसका नाम तो एब्डोमेन है, मतलब ये किस में इन्वॉल्व रहेंगे, आपके एब्डोमेन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको हेड और थोरेसिक सेगमेंट का याद रखना है, बाकी एब्डोमेन ए एब्डोमेन बी किसके लिए होता है, एब्डोमेन के डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, अब अगर आपके जीन में अगर म्यूटेशन होता है, कौन से जीन में, होम्योटिक जीन में, तो जैसे अल्ट्राबायोथोरैक्स जो है, इसमें अगर म्यूटेशन होता है, तो जो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट होता है, जहां से आपका बैलेंसिंग ऑर्गन डेवलप होता है, जिसको अपन हेल्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो विंग है ना, विंग के नीचे ये जो थर्ड थोरेसिक सेगमेंट है, यहाँ पे एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसको हेल्टर बोलते हैं, इसको बैलेंसिंग ऑर्गन बोला जाता है। तो इसमें अगर म्यूटेशन हो गया, किसमें, अल्ट्राबायोथोरैक्स में, तो यहाँ पे ये क्या कर लेगा, विंग्स का डेवलपमेंट कर लेगा म्यूटेंट के केस में, इंस्टेड ऑफ हेल्टर।